हम पढ़ रहे हैं संवेदी अंग। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि संवेदी अंग बाह्य वातावरण से होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंगों को संवेदी अंग कहते हैं। और इन संवेदी अंगों में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, त्वचा पढ़ चुके हैं, नेत्र पढ़ चुके हैं, इसके अलावा नासा और जिह्वा यानी जीभ पढ़ चुके हैं। अब हम जो अंतिम संवेदी अंग पढ़ रहे हैं वो है मानव कर्ण, ह्यूमन ईयर। अब देखो, ये जब हमारे से फंक्शन पूछा जाता है कि कान किस काम में प्रयुक्त होता है या कान का फंक्शन क्या होता है, तो जनरली हम कहते हैं कि कान का कार्य होता है सुनना, यानी बाहर से जो ध्वनि की तरंगें आती है उन ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना। परंतु आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो कर्ण होता है ये कर्ण सुनना और सुनने के साथ साथ में शरीर का संतुलन बनाए रखना, सुनना और संतुलन बनाए रखना दोनों कार्य करवाता है। सुनने का और संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करवाता है। इसी कारण इसको स्टीरियो इक्विलिब्रियम ऑर्गन कहते हैं। स्टीरियो मीन्स सुनने का, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग का काम करने वाला अंग कहलाता है। जब हम कान की संरचना की बात करते हैं तो कान की संरचना में, ध्यान से सुनिए, कान की संरचना में 3 भाग होते हैं। संरचना में 3 भाग। अब ये जो कान की संरचना में 3 भाग है, ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो जब हम 3 भागों की बात करते हैं तो 3 भागों में पहला जो भाग है वो है बाह्य कर्ण। ठीक है, बाह्य कर्ण को अंग्रेजी में एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। फिर बाह्य कर्ण के बाद में दूसरा जो कर्ण है वो है मध्य कर्ण। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है अंतः कर्ण। यानी यहाँ पर कान के कितने भाग हो गए? 3 भाग, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। अब इस कान के इन अंगों की संरचना कैसी होती है, इस कान में कौन सी वाली संरचना कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाह्य कर्ण, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मध्य कर्ण और सबसे अंत में पढ़ेंगे अंतः कर्ण। अब ये किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम कान की संरचना की बात करते हैं तो इस प्रकार से कान की संरचना में 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। अब यहाँ पर इस चित्र में आप लोग देखिए, यहाँ पर जब हम बाह्य कर्ण की संरचना की बात करते हैं तो बाह्य कर्ण की संरचना में सबसे बाहर की ओर एक उपास्थि से बनी हुई संरचना होती है। आप लोग हम मानव में भी देख सकते हैं, कर्ण पिन्ना जिसको कहते हैं। ये कर्ण पिन्ना मानव में अवशेषी या छोटा हो जाता है, जबकि जानवरों में ये सुविकसित होता है। तो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर ये जो बनी हुई संरचना है किससे बनी हुई है? उपास्थि से बनी हुई संरचना। ये उपास्थि से बनी हुई संरचना उपास्थि से निर्मित संरचना, यही संरचना कहलाती है कर्ण पिन्ना। ठीक है, अब ये जो कर्ण पिन्ना है, ये कर्ण पिन्ना किस काम में आता है? इस कर्ण पिन्ना का कार्य होता है ध्वनि तरंगों का एकत्रण। ध्वनि तरंगों का एकत्रण किसका कार्य होता है? ये इस कर्ण पिन्ना का कार्य होता है। अब जब इस कर्ण पिन्ना की संरचना देखते हैं तो इस संरचना में इस प्रकार से घुमाव पाए जाते हैं। ये जो घुमाव होते हैं, इन घुमावों को कहते हैं ऑरिकुला। क्या कहते हैं? ऑरिकुला। अब ये जो कर्ण पिन्ना है, ये कर्ण पिन्ना यहाँ से जाने के बाद में आगे की ओर जाकर एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुलता है। और ये जो लंबी नलिकाकार संरचना खुल रही है, इसी लंबी नलिकाकार संरचना को कहते हैं कर्णकुहर। क्या कहते हैं? कर्ण कुहर। और ये जो कर्ण कुहर है, इसी कर्ण कुहर को अंग्रेजी में कहते हैं ऑडिटरी मेटस। क्या कहेंगे? ऑडिटरी मिएटस। अब ये जो ऑडिटरी मिएटस है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑडिटरी मिएटस एक नलिकाकार संरचना होती है। अब ये जो नलिकाकार संरचना है, ये नलिकाकार संरचना कहाँ पर खुलती है, इसका काम क्या होता है? सुनिए। तो जब इस ऑडिटरी मिएटस की बात करते हैं तो इस ऑडिटरी मिएटस में इस प्रकार से यहाँ पर पाए जाते हैं छोटे छोटे रोम जैसे रोम पाए जाते हैं। अब ये जो रोम है, ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ पर कौन है? रोम। और इन रोम के साथ साथ में यहाँ पर कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रंथियां हैं, ये हेयर्स, रोम प्रेजेंट है, फिर इनके साथ में इनके बीच बीच में ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को कहते हैं सिरुमिनस ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? सिरुमिनस ग्रंथियां। अब ये जो सिरुमिनस ग्रंथियां हैं, इन सिरुमिनस ग्रंथियों से क्या निकलता है? स्राव निकलता है। अब इनका जो स्राव है वही कहलाता है सीबम।
क्या कहलाता है? सीबम। अब ये जो स्राव सीबम है, ये सीबम क्या काम करवाता है? ये धूल के कणों से सुरक्षा करवाता है, धूल के कणों से सुरक्षा, ठीक है, धूल के कणों से सुरक्षा करवाएगा, कणों से सुरक्षा, ठीक। अब धूल के कणों से सुरक्षा कौन करवाएगा? सीबम। अब सीबम और ये हेयर्स यहाँ पर धूल के कणों को, जो भी ध्वनि के साथ में आने वाले धूल के कण है, उन धूल के कणों से सुरक्षा करवाते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंत में यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है। अब ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं टिम्पेनम। क्या कहते हैं? टिम्पेनम। अब ये जो टिम्पेनम है, ये टिम्पेनम को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कर्णपटह, टिम्पेनम या कर्णपटह, ठीक है। अब ये जो कर्णपटह है, यही कर्णपटह ईयर ड्रम भी कहलाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कान का पर्दा, ईयर ड्रम। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम जैसे ही ध्वनि तरंगे जाएगी तो ये ईयर ड्रम में कंपन उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, और उन्हीं वाइब्रेशनों को आगे विस्तारित किया जाता है। समझ में आ गई ये इतनी बात? अब ये जो इतना भाग है, ये इतना भाग कहलाता है बाह्य कर्ण, ठीक है। अब इस बाह्य कर्ण के पूर्ण होने के बाद में इससे आगे की ओर स्टार्ट होगा मध्य कर्ण। अब देखो यहाँ पर बाह्य कर्ण के साथ में आपको दो बातें और बता दूं कि बाह्य कर्ण मानव में होता है, ठीक है, जानवरों में मानव से ज्यादा विकसित होता है, लेकिन इस कर्ण से जुड़ी हुई पेशियां होती है जिनको कहते हैं कर्ण पेशियां। वो कर्ण पेशियां जानवरों में विकसित होती है और मानव में अवशेषी होती है। इस कारण मानव का कर्ण पिन्ना गति नहीं करता। समझ में आई ये वाली बात? मानव कर्ण पिन्ना को जानवरों की तरह यूं हिला नहीं सकता। अब बात करते हैं हम मध्य कर्ण की। तो अब मध्य कर्ण में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो यहां से मध्य कर्ण को थोड़ा सा हम आगे की ओर अलग से बना लेते हैं यहां से, ठीक है। अब जब मध्य कर्ण की संरचना की बात करते हैं तो मध्य कर्ण में कौन कौन होती है? मध्य कर्ण में उपस्थित होती है कर्णास्थियां। कौन उपस्थित होती है? कर्णास्थियां। अब ये कर्णास्थियां क्या होती है वो सुनिएगा। कर्णास्थियां, इसको कहते हैं ईयर ओसिकल्स। क्या कहते हैं? ईयर ओसिकल्स। अब ये ईयर ओसिकल्स 3 होती है। मध्य कर्ण में कितनी कर्णास्थियां होती है? 3। अब ये जो 3 अस्थियां हैं, ये 3 अस्थियां कौन कौन सी है? इनमें पहली जो अस्थि है वो पहली अस्थि कहलाती है मेलियस। कौन सी है? मेलियस। फिर इस मेलियस के बाद में दूसरी जो अस्थि है वो दूसरी अस्थि होती है इनकस, ठीक है। पहली है मेलियस और दूसरी जो अस्थि है वो है इनकस, और तीसरी जो अस्थि होती है वो तीसरी अस्थि होती है स्टेपीज। तो यहाँ पर मध्य कर्ण में कितनी कर्णास्थियां हो जाएगी? 3। पहली मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपीज। अब देखो ये जो मेलियस अस्थि है, अभी आपको बताने वाला हूं, ये मेलियस अस्थि होती है हथौड़े के समान। कैसी होती है? हथौड़े समान, ठीक है। अब ये हथौड़े के समान होती है, ये होती है निहाई के आकार की। कैसी होती है? निहाई। और निहाई को हम कहते हैं एनविल शेप। कैसी होती है? एनविल शेप। अब ये एनविल क्या होता है ये भी बता रहा हूं। और ये होती है रकाब के आकार की, रकाब या स्टिरब शेप, रकाब के आकार की। अब देखो हथौड़े शेप जो मेलियस है, ये मेलियस की संरचना जब हम देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। मेलियस की संरचना, मेलियस की संरचना में पीछे की ओर यूं पतला भाग होता है और आगे की ओर यूं बड़ा सा उभार पाया जाता है। तो इसका आगे का फूला हुआ भाग होने के कारण इसको कहते हैं हथौड़े के समान। अब ये जो मेलियस है, इस मेलियस के बाद में दूसरी जो अस्थि होती है, उस दूसरी अस्थि का आकार अनियमित आकार होता है, ठीक है। और आप लोगों ने कभी किसी मोची के पास में जब हम जाते हैं तो उसके पास में एक लोहे का अनियमित आकार की संरचना बनी होती है। उसी अनियमित आकार की संरचना को क्या कहते हैं? एनविल, निहाई। और तीसरी जो होती है रकाब। आपने कभी घुड़सवार को देखा हो तो वो जब घुड़सवार घोड़े पर सवार होता है तो घोड़े पर सवार होने से पहले इस प्रकार की एक संरचना में अपना पैर रख के ऊपर की ओर उस पर चढ़ता है। तो ये जो संरचना है, यही संरचना क्या कहलाती है? रकाब के आकार की कहलाती है। तो ये अस्थियां, कर्णास्थियां कितनी हो गई? 3 हो गई, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। अब ये जो तीनों अस्थियां हैं, ये इनका आकार हो गया। अब ये तीनों अस्थियां विभिन्न अस्थियों के रूपांतरण से बनी होती है। यानी जब हम अन्य जंतुओं की बात करते हैं तो उन जंतुओं में कोई दूसरी अस्थियां होती है जो कि रूपांतरित होकर इनका निर्माण करती है। तो ये जो मेलियस अस्थि है, ये जिस अस्थि का रूपांतरण है उस अस्थि का नाम है आर्टिकुलर। यानी ये किसका रूपांतरण है? आर्टिकुलर अस्थि का रूपांतरण है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकस,
ये जो इनकस है ये है क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण। किसका रूपांतरण है? क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण। और ये जो स्टेपीज है ये स्टेपीज हायोमैंडिबुलर अस्थि का रूपांतरण है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे को जब हायोमैंडिबुलर का रूपांतरण, जब हम कर्ण की संरचना याद रखेंगे तो इन तीनों अस्थियों का क्रम इसी क्रम में याद रखना होगा। सबसे बाहर की ओर यानी इस कान के पर्दे के पास में कौन होती है? मेलियस। फिर उस मेलियस से कौन जुड़ी हुई होती है? इनकस। और फिर उस इनकस के आगे कौन जुड़ी होती है? स्टेपीज जुड़ी होती है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये जो स्टेपीज है ये स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि। तो आप लोगों से पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज, जो कि कहां पर पाई जाती है? कान में उपस्थित होती है। तो जब हम कान की संरचना देखते हैं तो मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां हो गई? 3। अब ये तीनों अस्थियों के काम भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अच्छा, काम की जब हम बात करते हैं तो ये जो तीनों अस्थियां हैं इन तीनों अस्थियों का काम होता है ध्वनि का आवर्धन। ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि का आवर्धन, यानी बाह्य कर्ण से जो भी ध्वनि तरंगे गई है उन ध्वनि तरंगों को एम्पलीफाई यानी उनकी तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जब हम मध्य कर्ण की संरचना देखते हैं तो मध्य कर्ण की संरचना में कितने भाग, कितनी अस्थियां हो गई? 3, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और वो अस्थियां क्या काम करवाती है? बाहर से आने वाली ध्वनि की तरंगों को बढ़ाने का कार्य करती है। अब देखो ये जो मध्य कर्ण है इसी मध्य कर्ण से जुड़ी हुई एक संरचना और पाई जाती है। यहां पर आप लोग एक नलिकाकार संरचना को देख रहे होंगे। ये जो नलिकाकार संरचना है ये नलिकाकार संरचना कहलाती है यूस्टेकियन नलिका। क्या कहलाएगी? यूस्टेकियन नलिका। अब ये जो यूस्टेकियन नलिका है ये यूस्टेकियन नलिका कहां पर खुलती है? ये यूस्टेकियन नलिका खुलती है ग्रसनी में। कहां पर खुलती है? ग्रसनी में, यानी हमारा जो गले वाला भाग है उस गले वाले भाग में खुलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कान का गले से क्या लेना देना है, तो ये कौन से भाग में खुलती है? ग्रसनी भाग में खुलती है। अब ग्रसनी भाग में किस काम में आएगी वो सुनिएगा। तो ग्रसनी में यहां पर आप लोग देखेंगे कि जब ये कान का पर्दा है यहां से वायु के संपर्क में ये पतली झिल्ली के रूप में होता है, तो अब हवा इधर से दबाव डालेगी। अगर यदि इधर से प्रेशर नहीं होगा तो ये कान का पर्दा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये क्या काम करवाती है? इस कान के पर्दे के दोनों ओर वायु का दाब समान बनाए रखती है। तो इस कारण ये कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब समान बनाए रखती है। क्या काम करवाएगी? वायु दाब समान बनाए रखना। ठीक है, वायु दाब को समान बनाए रखने का काम किसका होगा? रखने का कार्य कौन करवाएगी? ये यूस्टेकियन नलिका करवाएगी। ठीक है, अब ये जो यूस्टेकियन नलिका है इस यूस्टेकियन नलिका के बाद में यहां से स्टार्ट हो जाता है ये संरचना जिसको हम कहते हैं अंतःकर्ण। ठीक है, अब ये जो मध्य कर्ण है और अंतःकर्ण है, इस मध्य कर्ण और अंतःकर्ण इन दोनों के बीच में 2 खिड़कियां या 2 छिद्र पाए जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में ध्यान से सुनिएगा, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, यहां पर आप लोगों के लिए इसको और भी डिस्क्रिप्टिव या बड़ा बनाने वाले हैं। तो यहां से ये जो मध्य कर्ण है ये इस साइड में मध्य कर्ण है, इस साइड में अंतःकर्ण है। तो इन दोनों के बीच में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिनमें एक होता है ऊपर वाला और एक होता है नीचे वाला। तो कितने छिद्र उपस्थित होते हैं? 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। ऊपर वाला छिद्र थोड़ा सा चपटा होता है यानी ओवल शेप होता है, इसी कारण इसको कहते हैं अंडाकार खिड़की। तो ऊपर वाला छिद्र क्या कहलाता है? अंडाकार खिड़की। ठीक है, और इस अंडाकार खिड़की को अंग्रेजी में कहते हैं फिनेस्ट्रा ओवेलिस। फिनेस्ट्रा ओवेलिस, अंडाकार खिड़की। और दूसरा जो नीचे का है ये आकार में कैसा होता है? गोल होता है, और इसको कहते हैं गोलाकार खिड़की। तो ऊपरी तो कौन सा हो गया? अंडाकार खिड़की, और निचला कौन सा हो गया? गोलाकार खिड़की। ठीक है, अब ये जो गोलाकार खिड़की है इसी गोलाकार खिड़की को कहते हैं फिनेस्ट्रा रोटेंडस। फिनेस्ट्रा
रोटेंडस। समझ में आ गई वाली बात। तो कितनी खिड़कियां हो गई? 2 खिड़कियां हो गई, ऊपरी अंडाकार और निचली गोलाकार खिड़कियां हो गई। अब इन खिड़कियों के बाद में यहां पर पाया जाता है अंतःकर्ण। अब इस अंतःकर्ण की संरचना कैसी होती है? ध्यान से सुनिएगा। बाह्य कर्ण में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि बाह्य कर्ण में कर्णपिन्ना होता है जो कि उपास्थि से निर्मित होता है और ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कान के पर्दे के ऊपर या ईयर ड्रम पर आपतित करता है। यहां पर इन दोनों के बीच में एक नलिकाकार संरचना कर्णकुहर होती है जिसके अंदर रोम और सिरोमिनस ग्रंथियां पाई जाती है। इस सिरोमिनस ग्रंथियों से सीबेशियस स्राव निकलता है जो कि धूल के कणों से कान के पर्दे की सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद में जब हम अंदर की ओर बात करते हैं तो इसमें ये रोम और कान का जो पटल है ये एक पतली झिल्ली के समान संरचना होती है जो कि ध्वनि तरंगों को आगे की ओर भेजने का कार्य करती है। अब जब मध्य कर्ण की बात करते हैं तो मध्य कर्ण में एक तो होती है कर्णास्थियां और एक इसी को जोड़ने के लिए कौन सी नलिका होती है? यूस्टेकियन नलिका। कर्णास्थियां ध्वनि की तरंगों का क्या करती है? आवर्धन। और इनका क्रम कैसा होता है? मेलियस। अब मेलियस का एक सिरा, क्रम की बात करते हैं तो टिम्पेनम से जुड़ा होता है, दूसरा किससे जुड़ा होता है? इनकस से। इनकस का एक सिरा तो मेलियस से जुड़ा है, आगे वाला सिरा किससे जुड़ा होता है? स्टेपीज से। और इसी प्रकार से स्टेपीज जो है उस स्टेपीज का एक सिरा तो किससे जुड़ा है? इनकस से। और आगे वाला सिरा जुड़ा होता है इस अंडाकार खिड़की से। क्यों? क्योंकि ये अंडाकार खिड़की किसके पास में होती है? स्टेपीज के पास में होती है। तो अब बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण और मध्य कर्ण इन दोनों के बीच में कितनी खिड़कियां हो गई? 2, जिनमें ऊपर वाली खिड़की का आकार कैसा होता है? अंडे के समान। इसी कारण अंडाकार खिड़की और नीचे वाली को क्या कहते हैं? गोलाकार खिड़की। अब सुनिए, अध्ययन की सुविधा के लिए यहां पर ये जो अंतःकर्ण है ये अंतःकर्ण इतना सा छोटा सा भाग है लेकिन इस अंतःकर्ण का ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इस अंतःकर्ण की हम संरचना पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा। किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? अंतःकर्ण की संरचना पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले यहां पर आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, जब हम इस अंतःकर्ण की संरचना इस चित्र में देखेंगे तो इस चित्र में आप लोग देखेंगे इसमें ये ऊपर वाला जो नलिकाकार भाग है ये ऊपर वाला नलिकाकार भाग तो कहलाता है वेस्टिबुलर तंत्र। क्या कहलाता है? वेस्टिबुलर तंत्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वेस्टिबुलर तंत्र क्या होता है? वेस्टिबुलर या प्रघाण तंत्र। ठीक है, अब ये प्रघाण तंत्र तो हमारे शरीर में काम में आता है संतुलन में। किस में प्रयुक्त होता है? संतुलन में। और फिर उसके बाद में आप लोग यहां से देखेंगे ये कुंडलित नलिकाकार संरचना और यही कुंडलित नलिकाकार संरचना कहलाती है कोक्लिया। क्या कहलाती है? कोक्लिया। और ये कोक्लिया क्या काम करवाता है? सुनने का। तो अंतःकर्ण के महत्वपूर्ण कितने भाग हो गए? 2 भाग। एक तो ऊपर का नलिकाकार भाग जो क्या कहलाता है? वेस्टिबुलर सिस्टम कहलाता है जो कि संतुलन का कार्य करता है। दूसरा कहलाता है कोक्लिया जो कि सुनने का कार्य करता है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए इन दोनों ही संरचनाओं को हम इधर अलग अलग पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे को ये संरचनाएं कैसी होती है यहां से जुड़ी हुई अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ईयर। ठीक है, तो जब हम इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब जब हम इस संरचना को देखते हैं तो इसमें आप लोग यहां पर 3 नलिकाएं देखेंगे। कितनी नलिकाएं देखने वाले हैं? 3 नलिकाएं देखने वाले हैं। ठीक, अब इन 3 नलिकाओं में कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है वो देखिए। यहां पर ये जो नलिका है ये दूसरी नलिका है और ये तीसरी नलिका है। कितनी नलिकाएं हो गई? 3। अब ये जो तीनों नलिकाएं हैं ये तीनों नलिकाएं आधी घूमी हुई होती है, इस प्रकार से हाफ फोल्डेड होती है। इसी कारण इन नलिकाओं को कहते हैं अर्धवर्ताकार नलिका। क्या कहेंगे? अर्धवर्ताकार नलिका। तो अर्धवर्ताकार नलिकाएं कितनी हो गई? 3। ठीक है, और इन्हीं अर्धवर्ताकार नलिकाओं को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब इन सेमी सर्कुलर कैनाल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, अब इन नलिकाओं को भी जब आप गौर से देखेंगे तो इन नलिकाओं का भी आगे वाला भाग फूला हुआ होता है और यही फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला। तो इन वर्तुल नलिकाओं का अंतिम फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। अब ये जो वर्तुल नलिकाएं हैं 3 है, ये तीनों नलिकाएं क्या एक ही बिंदु से एक ही तल में स्थित होती
है? नहीं, ये तीनों नलिकाएं आपस में एक दूसरे के भिन्न तल में, ध्यान से सुनिएगा, भिन्न तल में और 90 डिग्री पर उपस्थित होती है। 90 डिग्री पर स्थित, भिन्न तो तल होता है और 90 डिग्री पर स्थित होती है। यानी एक नलिका ऊपर की ओर जा रही है तो दूसरी नलिका साइड की ओर जाएगी। अब यहां से आगे की जब हम बात करते हैं तो ये नलिकाएं जहां से उत्पन्न हो रही है उस जगह पर आप लोग एक उभार देखेंगे। अब ये जो उभार है ये उभार कहलाता है यूट्रिकुलस। क्या कहलाता है? यूट्रिकुलस। और फिर इस यूट्रिकुलस के नीचे की ओर आप एक और दूसरा छोटा उभार देखेंगे। ये जो दूसरा उभार है ये दूसरा उभार कहलाता है सेक्युलस। तो यहां पर कितने उभार हो गए? 2 उभार, एक तो यूट्रिकुलस और दूसरा कौन सा हो गया? सेक्युलस। ठीक है, अब ये जो यूट्रिकुलस और सेक्युलस है, ध्यान से सुनिएगा, ये यूट्रिकुलस और सेकुलस जो है, इस यूट्रिकुलस और सेकुलस की जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कण भरे होते हैं। किसके कण भरे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कण। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के कण है और इसी के साथ में इसकी जो भित्ति है, इस भित्ति पर इस प्रकार के उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उभार। और इन उभारों से जुड़े होते हैं संवेदी तंतु। उभारों से कौन से वाले तंतु जुड़े हैं? संवेदी तंतु, सेंसरी फिलामेंट या सेंसरी सीलिया जुड़े होते हैं। संवेदी जो तंतु है वो संवेदी तंतु ये जुड़े हुए, और यहां पर ये जो उभार है इस उभार को कहते हैं मैकुला। क्या कहते हैं? मैकुला। और इस मैकुला से आगे की ओर यहां पर भरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के कण भरे हुए हैं, ध्यान से सुनिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण कहलाते हैं ओटोलिथ। क्या कहलाते हैं? ओटोलिथ, या इसी को कहते हैं ओटोकोनिया। सही। अब ये क्या काम करवाता है? ये जो मैकुला वाला भाग है, ये मैकुला वाला भाग शरीर की उदग्र, उदग्र का मतलब आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उदग्र, और इसी को हम कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल ओरिएंटेशन को बनाए रखता है। अब जैसे वर्टिकल ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे मैं इस समय सीधा खड़ा हूं तो अब मेरे यहां पर बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट का अरेंजमेंट सही होगा, लेकिन जैसे ही मैं यूं घूमूंगा, ये यूं गिरने वाला होऊंगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कैल्शियम कार्बोनेट एक साइड की ओर प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जिस साइड में प्रतिस्थापित होगा उस साइड के मैकुला पर दबाव उत्पन्न करेगा। दबाव उत्पन्न करते ही यहां से संवेदी तंतु जो है, इन संवेदी तंतुओं से कौन जुड़ी हुई है? तंत्रिका। अब ये तंत्रिका कौन सी है अभी आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जुड़ी हुई तंत्रिका है, ये तंत्रिका इन सूचनाओं को क्या कर लेगी? ग्रहण, और सूचनाओं को ग्रहण करके आगे की ओर प्रवाहित या आगे की ओर भेजने का काम करेगी। तो ये हमारे शरीर की इस प्रकार से वर्टिकल कंडीशन को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग कौन सा है? एम्पुला। दूसरा भाग कौन सा है? एम्पुला। जब हम बात करते हैं एम्पुला की तो इस एम्पुला में भी आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार से उभार है। अब ये एम्पुला के उभार क्या होता है? ये एम्पुला वाला भाग हो गया, अर्धवर्ताकार नलिका का एम्पुला भाग। अब इस एम्पुला भाग में यहां पर ये कौन है? उभार। अब ये जो उभार है इस उभार को कहते हैं क्रस्टा एम्पुलेरिस। क्या कहते हैं? क्रस्टा एम्पुलेरिस। ध्यान से सुनते जाइए, क्रस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। अब ये जो क्रस्टा एम्पुलेरिस है, इस क्रस्टा एम्पुलेरिस से भी इस प्रकार से क्या जुड़े रहते हैं? संवेदी तंतु जुड़े रहते हैं। कौन से तंतु जुड़े रहते हैं? संवेदी तंतु। अब यहां पर संवेदी तंतु तो जुड़े ही हैं। अब यहां पर होता है एक द्रव। कौन होता है? एक द्रव। उस द्रव को कहते हैं क्यूपुला या क्यूपोला। ठीक है, अब ये जो क्यूपुला है ये काम में आता है जब गमन कर रहे होते हैं या जैसे हम तेजी से राउंड राउंड घूम रहे होते हैं, तो उस समय ये द्रव बैलेंस बनाने के काम में आता है। तो ये काम में आता है बैलेंस के घूमते समय। समझ में आ गई वाली बात? ये घूमते समय। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हम तेजी से यूं घूम रहे होते हैं और फिर घूमने के बाद में हम यूं ही रुक जाते हैं, तो उसके बाद में आप इस प्रकार से मूव करते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम तो जड़त्व के नियम के अनुसार हम तो स्थिर हो गए, परंतु हमारे अंदर के जो द्रव गतिशील थे वो द्रव अभी भी गति कर रहे होते हैं। तो अब वो द्रव जैसे जैसे इन संवेदनशील से टकराते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर उस ओरिएंटेशन को बनाए रखने का काम करता है।
अब यहां से भी जुड़े होते हैं कौन, संवेदी तंतु। अब ये संवेदी तंतुओं की एक ब्रांच तो ध्यान से सुनिएगा, एक ब्रांच तो आप देख रहे होंगे ये यूट्रिकुलस सेकुलस से निकल रही है, और दूसरी जो ब्रांच निकल रही है, दूसरी जो शाखा, वो दूसरी शाखा एम्पुला से निकल रही है। अब ये दोनों जो शाखाएं हैं, ये दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है वेस्टिबुलर तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका बनाती है, वेस्टिबुलर तंत्रिका। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर हमने वेस्टिबुलर तंत्रिका तो मानव में पढ़ी नहीं, तो आप लोगों को 8वीं कपाली तंत्रिका मालूम हो, जिसको हमने नाम दिया था क्या, जिसको हमने कहा है ऑडिटरी। ठीक है, तो वो जो ऑडिटरी तंत्रिका है, उसी ऑडिटरी तंत्रिका की 2 शाखाएं होती है, और उनमें से एक शाखा तो है वेस्टिबुलर, और दूसरी शाखा कहां पर उपस्थित होती है ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो अब हमने पढ़ा है वेस्टिबुलर तंत्र। तो जब हम वेस्टिबुलर तंत्र की बात करते हैं, तो वेस्टिबुलर तंत्र में कितनी संरचनाएं हो गई, 3 तो अर्धवर्ताकार नलिकाएं, एक हो गया यूट्रिकुलस और एक कौन हो गया, सेकुलस। और इस यूट्रिकुलस और सेकुलस में जो उभार होते हैं, उन उभारों को हमने क्या नाम दिया है, मेकुला। ठीक है, तो यहां पर ये इस प्रकार से बॉडी की ओरिएंटेशन को बनाए रखने का काम करवाते हैं, और ये एम्पुला घूमते समय या गमन के समय में बैलेंस बनाने का काम करता है। तो ये तो हो गया वेस्टिबुलर तंत्र, यानी वेस्टिबुलर तंत्र का कार्य क्या हो गया, शरीर की बैलेंसिंग करना। फिर उसके बाद में ये जो अंतिम भाग है, ये जो कुंडलित संरचना आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो सेकुलस वाला भाग है, इस सेकुलस वाले भाग से एक कुंडलित नलिकाकार संरचना जुड़ी हुई है। अब ये जो कुंडलित नलिकाकार संरचना जुड़ी हुई है, यही संरचना कौन है, कोक्लिया। कुंडलित नलिकाकार संरचना कौन है, कोक्लिया। ठीक है, अब ये जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया की संरचना कैसी होती है, कोक्लिया के कार्य क्या होते हैं। तो जब हम इस कोक्लिया के कार्य की बात करते हैं, तो कार्य तो इसका मुख्य कार्य है सुनना, यानी जो सुनने की प्रोसेस होती है, वो सुनने की प्रोसेस कौन कंप्लीट करवाता है, कोक्लिया। जबकि बैलेंसिंग की प्रोसेस कौन करवाता है, वेस्टिबुलर सिस्टम करवाता है। अब ये जो कोक्लिया होता है, इस कोक्लिया की संरचना कैसी होती है, आंतरिक संरचना, तो इसके अंदर 3 नलिकाकार संरचनाएं होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक तो रेडिस लाइन है और उसके दोनों ओर 2 पैरेलल येलोविश लाइनें हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं कोक्लिया की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कोक्लिया की आंतरिक संरचना। तो यहां से मैं कोक्लिया को काट के यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो जब हम कोक्लिया की संरचना को बनाते हैं, तो ये कोक्लिया 2 झिल्लियों के द्वारा इस प्रकार से 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, 3 चैम्बर में। अब इसमें ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर वाला चैम्बर कहलाता है स्केला वेस्टिबुलाई। क्या कहलाता है, स्केला वेस्टिबुलाई। ऊपर वाला चैम्बर स्केला वेस्टिबुलाई। अब ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है, अब आगे मैं पूरा नाम नहीं लिखकर इसको डिनोट करूंगा एसवी से, तो आई होप आप समझ जाएंगे एसवी का मतलब क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई। अब ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये किसके साथ में जुड़ा रहता है, इसके पास में स्थित होती है अंडाकार खिड़की। कौन स्थित होती है, अंडाकार खिड़की। ठीक है, कौन स्थित है, अंडाकार खिड़की स्केला वेस्टिबुलाई के पास में। अब ये स्केला वेस्टिबुलाई यहां से एक नलिका के द्वारा नीचे की ओर दूसरा कक्ष आपको दिख रहा है, ये जो नीचे की ओर स्थित दूसरा कक्ष है, इस दूसरे कक्ष को कहते हैं स्केला टिम्पेनी। क्या कहेंगे, स्केला टिम्पेनी। ठीक है, अब ये जो स्केला वेस्टिबुलाई और इसके नीचे कौन है, स्केला टिम्पेनी। अब ये जो स्केला टिम्पेनी है, ये किसके पास में स्थित होता है, ये स्थित होता है गोलाकार खिड़की के पास में। तो आप लोगों को याद आ गया होगा, खिड़कियां 2 बताई थी कि एक तो ऊपर की ओर स्थित होती है और एक नीचे की ओर स्थित होती है। ठीक है, तो खिड़कियां कितनी पढ़ी है हमने, 2। एक तो गोलाकार खिड़की और दूसरी कौन सी है, अंडाकार खिड़की। तो अंडाकार खिड़की के पास में तो कौन होता है, एस वी, और गोलाकार खिड़की के पास में कौन होता है, एस टी। ठीक है, अब ये जो एसवी और एसटी है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य इस नलिका के द्वारा संपन्न होता है। अब ये जो नलिका है, इसी नलिका को कहते हैं हेलिकोट्रोमा। ये नलिका क्या कहलाती है, हेलिकोट्रोमा, यानी अंडाकार और गोलाकार खिड़की को एक दूसरे से जोड़ने वाली नलिका कौन सी है, हेलिकोट्रोमा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर ये जो झिल्लियां हैं, ये झिल्लियां कौन कौन सी है। तो आप लोग इस प्रकार से, ये तो ऊपर वाला एस वी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से एक चैम्बर जो हमने अभी पिंक लाइन से बनाया है, ये एक चैम्बर और देखते हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच का चैम्बर है, ये दोनों के बीच का चैम्बर कहलाता है स्केला मीडिया।
क्या कहलाता है? स्केला मीडिया। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि इस अंतःकण में जो बाहर से एक नलिकाकार संरचना दिखाई देता है, उसको जब काट कर देखते हैं तो उसके वास्तव में उसके अंदर कितनी नलियां चल रही होती है? 3 नलियां चल रही होती है, जिनमें अंडाकार खिड़की के पास तो कौन सी होती है? स्केला वेस्टिबुलाई, और गोलाकार खिड़की के पास में कौन होती है? स्केला टिम्पेनाई। और इन दोनों के बीच में कौन होती है? इन दोनों के बीच में होती है स्केला मीडिया। अब देखो, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई है, ये स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई दोनों की दोनों क्या काम करवाती है? ये दोनों की दोनों भाग होती है बोनी लेबिरिंथ का। किसका भाग होती है? बोनी लेबिरिंथ। अब लेबिरिंथ क्या होते हैं कि हमारा जो अंतःकण होता है, उस अंतःकण में 2 प्रकार के द्रव, या ऐसे मान लो जो भी संरचनाएं होती है उनको कहते हैं लेबिरिंथ। लेबिरिंथ 2 प्रकार के, एक अस्थियों से घिरा हुआ तो कहलाता है बोनी लेबिरिंथ, और झिल्लियों से घिरा हुआ कहलाता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जिसको अस्थिल गहन और कला गहन कहते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेनस बोनी लेबिरिंथ को कहते हैं अस्थिल गहन। अब ये जो अस्थिल गहन है, इस अस्थिल गहन में भरा हुआ द्रव कहलाता है परिलसिका। क्या कहलाता है? परिलसिका। और इसी परिलसिका को अंग्रेजी में कहते हैं पेरिलिम्फ। तो इस SV और इस ST, इन दोनों में कौन सा द्रव भरा रहता है? पेरिलिम्फ भरा रहता है। यानी यहां पर जो भरा हुआ द्रव है, ये भरा हुआ द्रव कौन है? यहां पर भरा हुआ द्रव है पेरिलिम्फ। ठीक है। अब यहां पर ये आप देख रहे हो इस मध्य वाले भाग को, ये दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है झिल्लियों से, और झिल्लियों से घिरा होने के कारण ये कहलाता है कला गहन। क्या कहलाता है? कला गहन। तो इस कान का मध्य भाग स्केला मीडिया किसका भाग है? कला गहन का। और इसके चारों तरफ SV और ST किसका भाग है? अस्थिल गहन का। और अस्थिल गहन में कौन सा द्रव भरा रहता है? परिलसिका। ठीक है। अब यहां पर ये जो कला गहन है, इस कला गहन में जो भरा हुआ द्रव है वो चारों ओर का है कि अंदर का है? तो आप चित्र में ही देख रहे होंगे अंदर का है, इसी कारण इसको कहते हैं अंतःलसिका। तो अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है? अंतःलसिका। और इस अंतःलसिका को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ। अंतःलसिका को एंडोलिम्फ कहते हैं। तो अब यहां पर इस कान में कितने प्रकार के द्रव हो गए? 2 प्रकार के, एक तो पेरिलिम्फ और दूसरा कौन सा हो गया? एंडोलिम्फ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सारी संरचना बता दी, परंतु इन दोनों झिल्लियों के बारे में नहीं बताया। तो अब इस स्केला वेस्टिबुलाई और इस स्केला मीडिया, इन दोनों के बीच में ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं रीसनर झिल्ली। क्या कहते हैं? रीसनर्स झिल्ली। ठीक है, रीसनर्स झिल्ली। यानी मैं ऐसे कह दूं कि ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया दोनों एक दूसरे से रीसनर्स झिल्ली के द्वारा अलग होते हैं। इसी प्रकार से आप लोग इस स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया के बीच में भी देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो झिल्ली होती है वो झिल्ली कहलाती है आधारी झिल्ली। तो इस प्रकार से अंतःकण का कोक्लिया भाग 2 झिल्लियों के द्वारा 3 नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। 3 नलिकाओं में से ऊपर वाली नलिका SV, नीचे वाली नलिका ST और बीच वाली नलिका SM कहलाती है। ऊपर वाली SV और SM के मध्य रीसनर झिल्ली और नीचे वाली ST और SM के मध्य आधारी झिल्ली होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आधारी झिल्ली है, इस आधारी झिल्ली पर इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। अब ये जो संरचना मैं बना रहा हूं, इसी संरचना की मुक्त सतह पर इस प्रकार की संरचना और पाई जाती है। अब ये जो संरचना है, ये तो कहलाती है संवेदी रोम, सेंसरी फिलामेंट, संवेदी रोम। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहलाती है? संवेदी रोम। और ये पूरा जो उपकरण है, ये पूरा उपकरण कहलाता है कोर्टिका अंग। तो आधारित झिल्ली पर कौन सा अंग उपस्थित है? कोर्टिका अंग। और यही कोर्टिका अंग वास्तव में सुनने का कार्य करवाता है। तो आधारित झिल्ली पर कौन सा अंग उपस्थित है? कोर्टिका अंग, जिसकी खोज किसने की थी? अल्फांसो कोर्टी ने की। और इसके ऊपर की ओर पाई जाती है इस प्रकार से एक और झिल्ली पतली। उस पतली झिल्ली का नाम है टेक्टोरियल झिल्ली। क्या नाम है? टेक्टोरियल झिल्ली।
उस पतली झिल्ली का नाम है टेक्टोरियल झिल्ली। ठीक है, अब ये हो गई अंतःकरण की संरचना। तो अंतःकरण की संरचना में आधारी झिल्ली पर कौन उपस्थित है? कोर्टिक अंग, और उस कोर्टिक के अंग पर ऊपर यूं हुड के समान कौन लटकी रहती है? टेक्टोरियल झिल्ली लटकी रहती है। तो अब यहाँ पर हमने कर्ण की संरचना में क्या क्या संरचनाएं पढ़ ली, कैसा कैसा कर्ण होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं सर सुनने की क्रियाविधि कैसे होती है। तो सुनिए कि जब हम जैसे ही कोई आवाज उत्पन्न करेगा तो आवाज उत्पन्न करते ही यहाँ पर वायु में ध्वनि के कंपन उत्पन्न होंगे। अब ये जो ध्वनि के कंपन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि के कंपन, ये ध्वनि के कंपन यहाँ से जाते हैं किस में? बाह्य कर्णकुहर में। बाह्य कर्णकुहर से होते हुए देखो कर्ण पिन्ना इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके किस में डालेगा? कर्णकुहर। कर्णकुहर से किस में जाएंगे? कान के पर्दे में, और कान के पर्दे में जाते ही उसमें कंपन उत्पन्न करवाएंगे। अब ये जो कान का पर्दा है, इस पर्दे से कौन जुड़ी हुई है? कर्णास्थियां। कर्णास्थियां कितनी? 3 मेलियस, इनकस और स्टेपिज, जो कि इन कंपनों की आवृत्ति को बढ़ा देती है। अब यहां से ये इन मध्य कर्ण की अस्थियों से कंपन बढ़ने के बाद में अब ये जाएंगे किस में? कोक्लिया में। अब जब कोक्लिया की संरचना हमारे को मालूम है तो उस कोक्लिया में जाने के बाद में क्या होगा कि ये जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया के ये जो द्रव भरे हुए हैं, इस परिलसिका में देखो ध्यान से सुनिएगा, ये कंपन यहां से स्केला वेस्टिबुलाई अंडाकार खिड़की से, स्केला वेस्टिबुलाई से यहां पर, और स्केला टिम्पेनाई में आ जाएंगे। अब स्केला टिम्पेनाई में आने के बाद में जैसे जैसे ये कंपन परिवर्तित होंगे वैसे वैसे ही इस कोर्टी के अंग के संवेदी तंतु, यहां पर संवेदी तंतु है और यहां पर ये आधारी झिल्ली है। अब ये संवेदी तंतु उस पर टेक्टोरियल झिल्ली पर क्या डालेंगे? दाब, और टेक्टोरियल झिल्ली पर दाब डालेंगे तो इससे क्या उत्पन्न हो जाएगी? संवेदना। और ये जो संवेदना उत्पन्न होगी, ध्यान से सुनिएगा, यहां से ये संवेदना, ये जो तंत्रिका है, ये तंत्रिका कहलाती है, एक तो हो गई वेस्टिबुलर और ये दूसरी है हियरिंग, यानी सुनने का काम करने वाली। अब ये जो सुनने का, ये वेस्टिबुलर तंत्रिका और ये है हियरिंग यानी सुनने वाली तंत्रिका, ये दोनों की, ये यहां से निकल गई, ये सारे के सारे संवेदी तंतु मिलकर इस तंत्रिका का क्या करवा लेता है? निर्माण। और ये दोनों तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करवाती है? ऑडिटरी का। ठीक है, ऑडिटरी, जो कि 8वीं कपालीय तंत्रिका है। अब ये तंत्रिकाएं क्या काम करवाएगी? इन संवेदनाओं को, जो भी बैलेंस से संबंधित संवेदनाएं हैं, उनको मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग में, और सुनने से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग में पहुंचा देगी, जहां पर इनका क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा इस सुनने की क्रियाविधि को भी यहाँ पर एक ब्रीफ नोट्स में तैयार करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, सुनने की क्रियाविधि। सुनने की क्रियाविधि में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वायु में कौन है? ध्वनि के कंपन। ध्वनि के कंपनों को कौन इकट्ठा करेगा? कर्णपिन्ना। ठीक है, कर्णपिन्ना द्वारा अब ये किस में जाएंगे? कर्णकुहर में। ठीक, कर्णकुहर से फिर किस में जाएंगे? कर्णपटह। कर्णपटह, कर्णपटह में कंपन उत्पन्न हो गए। कर्णपटह से उत्पन्न होने के बाद में किस में जाएंगे? कर्णास्थियां। ठीक है, अब ये जो कर्णास्थियां हैं, ये कर्णास्थियां इन कंपनों का क्या करेगी? आवर्धन करेगी, यानी इन कंपनों की तीव्रता को पहले से कई गुना बढ़ा देती है। फिर उसके बाद में कर्णास्थियों के बाद में अब ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे अंतःकरण में। अंतःकरण, अंतःकरण में किस में गए हैं? ये गए हैं अंडाकार खिड़की से एसवी, अंडाकार खिड़की से एसवी। एसवी का मतलब समझ गए होंगे, स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई से किस में जाते हैं? स्केला टिम्पेनाई में प्रवेश। स्केला टिम्पेनाई से फिर क्या होगा? स्केला टिम्पेनाई में प्रवेश। फिर आधारी झिल्ली में कंपन, आधारी झिल्ली में कंपन,
और जब आधारी झिल्ली में कंपन उत्पन्न हो जाएंगे तो आधारी झिल्ली में उत्पन्न कंपनों के कारण, ध्यान से सुनिएगा, इन कंपनों के कारण संवेदी तंतु किससे टकराएंगे? संवेदी तंतु टेक्टोरियल झिल्ली से टकराते हैं। और जैसे ही यह संवेदी तंतु टेक्टोरियल से टकराएंगे, टेक्टोरियल से टकराकर क्या उत्पन्न करेंगे? ये आवेग उत्पन्न करेंगे। और वो जो आवेग है उस आवेग को हियरिंग ब्रांच के द्वारा, और उसी तंत्रिका को हम कहते हैं ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा कहाँ पर पहुंचाया जाएगा? इसको पहुंचाया जाएगा मध्य मस्तिष्क में। कहाँ पर पहुंचाया जाएगा? मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में पहुंचने के बाद में व्यक्ति को सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये ध्वनि कितनी आवृत्ति की होनी चाहिए? ये ध्वनि मानव कर्ण सुन सकता है 20 से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की तीव्रता को सुन सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा और इससे कम दोनों को ही मानव कर्ण नहीं सुन सकता। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम बोलते हैं तो बोलने से ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपनों को कर्णपिंड इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके किस में डालेगा? कर्णकुहर। कर्णकुहर से किस में जाएंगे? कर्णपटल। कर्णपटल से कर्णास्थियां, जो कि इन तरंगों की तीव्रता को बढ़ा देगी। फिर उसके बाद में अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में अंडाकार खिड़की से किस में जाएंगे? एसवी में। एसवी से किस में जाएंगे? एसटी में। एसटी से क्या होगा? आधारी झिल्ली में कंपन होंगे। और आधारी झिल्ली से इन कंपनों को कहां पर? टेक्टोरियल झिल्ली। और जैसे ही ये कंपन टेक्टोरियल झिल्ली में जाएंगे तो टेक्टोरियल झिल्ली से टकराने के बाद में ये आवेग उत्पन्न करेंगे और ऑडिटरी तंत्रिका उनको कहां पर पहुंचा देगी? मस्तिष्क में पहुंचा देगी। अब ये जो आधारी झिल्ली है, यही आधारी झिल्ली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का विभेदन करती है। आवृत्ति का विभेदन। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आवृत्ति का विभेदन कैसे? कि जो भी हम ध्वनियां सुनते हैं, जैसे मान लो हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो उस म्यूजिक में कई अलग अलग तरह की ध्वनियां होती है, तो उन सभी का अलग अलग से सेपरेशन किसके द्वारा होता है? आधारी झिल्ली के द्वारा होता है। और ये हमारे अंतःकरण की या हमारे कान की और सुनने की क्रियाविधि